राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सियासी गलियारों में आम चुनाव की सुगबुगाहट अभी से सुनाई देने लगी है। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन से प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 चुनाव के लिए एनडीए और बीजेपी का टारगेट फिक्स कर विपक्षी दलों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाज एनडीए को 400 पार कराकर रहेगा और बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है, 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का टारगेट सेट है तो विपक्ष क्यों लेट है? एनडीए का लक्ष्य 400 पार है तो इंडिया गठबंधन कितना तैयार है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मैं आमतौर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी? तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं, मुझे लगता है। अब हालत देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार जब अपने संबोधन में जिक्र किया तो जाहिर है अब विपक्ष में खलबली मच गई है और रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस बयान पर ही सवाल उठाया। अब 400 पार की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, एनडीए जुट गई है और 300 सीटें जरूर बीजेपी को मिलेंगी। ये प्रधानमंत्री की तरफ से सदन के अंदर जब कहा गया तो लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। तीसरा जो कार्यकाल होगा वो मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। विपक्ष को लेकर कई सारी बातें अपने संबोधन में सदन में प्रधानमंत्री की तरफ से कही गईं और 2024 चुनाव से पहले ये प्रधानमंत्री का सदन के अंदर आखिरी संबोधन बेहद महत्वपूर्ण। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हैं। रजत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता निवान शर्मा है। निवान शर्मा जी, आपका स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने एनडीए को 400 पार और 370 बीजेपी को आएंगी सीटें जब ये जिक्र सदन के अंदर किया तो जाहिर है खलबली मचनी तय है और अब रिएक्शन भी आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं कि पहले से कैसे अंदाजा लगा लेते हैं प्रधानमंत्री? वंदना जी। पराग, क्या मैं ऑडिबल हूँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, अपने लिए लक्ष्य रखना कि हम कौन सा लक्ष्य हमारा रहेगा, ये हम पहले भी करते आए हैं और हर बार हम बेहतरी की तरफ जाते हैं। मुझे याद है 2019 में हमने 300 पार का लक्ष्य रखा था और हम उसके पार हमने जाकर दिखाया था। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आते हैं ना,
मैं 2-3 दिन से लगातार इस बारे में बयान भी आ रहे हैं, चर्चा भी चल रही है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आते हैं, इसका जवाब तो मुझे लगता है विपक्ष दे पाएगा। एक तरफ तो ये क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे पता चल गया कि इतनी सीटें आएँगी, कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जिस तरह से अधीर रंजन कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि ईवीएम पे जो ठीकरा फोड़ने का काम है, वो चालू हो चुका है। और अभी आपके सामने जो ये तीनों प्रवक्ता भाई बैठे हैं, वो ये बोलेंगे कि जी विधानसभा में भी आपने लक्ष्य रखा था, क्या रहा? तो मुझे लगता है ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, ये करना छोड़ देना चाहिए। एक बार तो ये कहते हैं कि आपका लक्ष्य झूठा है, दूसरा ये कहते हैं कि आपने ऐसा लक्ष्य कैसे रख लिया, आपको कैसे पता है? तो मैं पराग यही बात कहना चाहूँगी कि जो मेरी सरकार है, मेरे जो नेता हैं, जिस प्रकार से वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और जो लोगों का रिएक्शन उनके लिए आ रहा है, वो एक विश्वास जताता है कि हम जो है अपना नंबर आगे लेकर जाने वाले हैं। जैसे हमने पिछली बार किया था, इस बार भी हमारा जो नंबर है वो आगे जाने वाला है। उसके पीछे कारण बहुत बड़े हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, हमारी पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो जनता के हितों में है। ये ऐसा नहीं है कि सब अपने बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, जैसा कि पहले की पार्टियां किया करती थी। वो एक विश्वास दिखाता है, जहां पर भी हम जाते हैं, जो लोगों का रिएक्शन है वो दिखाते हैं। मैं तो यहाँ पर बात करूंगी सिर्फ देश की नहीं, मैं तो विदेशों में भी बात करूंगी कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जो आदर सम्मान है लोगों के मन में, वो भी दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया तो उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जो उन्होंने वायदे किए उसको तो पूरा किया, उससे आगे बढ़कर किया। बड़े अगर फैसले लेने पड़े तो उसमें भी कभी पीछे नहीं हटे, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला ले लीजिए। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को किस प्रकार से मुंहतोड़ का जवाब दिया वो भी हमने देखा। और अगर जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे। ऐसे विषय जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जाता था, चाहे स्वच्छता अभियान की बात कर लीजिए या शौचालय की बात कर लीजिए, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनिशिएटिव लेना ये बड़ी बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी कल बोल रहे थे या जो आज उन्होंने राज्यसभा में बोला, ये जनता की मुंह की आवाज है। जनता क्या कह रही कि जल्दी आ जाओ, बहुत अभी बहुत सारे काम हैं जो करने जरूरी हैं, इसलिए फटाफट से आइए, इलेक्शन हो और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आए और तीसरा कार्यकाल और धमाकेदार और बढ़िया ढंग से और बड़े काम करने हैं। जो स्वाभिमान के साथ जीना सीखा है और अब अभिलाषा बढ़ गई है कि विश्व गुरु बनना है, इसलिए ये जो जनता की आवाज है, ये आप पूरे अगर देश में भी कहीं जाएंगे तो जो लोगों का रिएक्शन है, आप तो मीडिया में है और मुझे लगता है ये जो तीनों विपक्षी पार्टियां उनको भी अंदर से पता है कि किस प्रकार से अभी कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में नेता जो हैं उनको लग रहा है कि लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नहीं तो एक हार और ऐड हो जाएगी। वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े पुराने नेताओं का दम घुटने लग गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस तरह से जमानत जो बचा ले, कोशिश उनकी वो है। और ऐसे ही जो है आरएलडी पार्टी ढूंढ रही है कि कहीं हमें कैंडिडेट मिल जाए। तो ये यहाँ पर सिचुएशन बहुत क्लियरली दिखा रहा है, नेताओं की आवाज आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये हम नहीं कह रहे 400 पार, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं 400 पार। ये जनता कह रही है, विपक्ष कह रहा है, क्योंकि वो हमने काम करके दिखाया है। ठीक है, केवल ढींगरा जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। केवल ढींगरा जी, आपका स्वागत है। सर, पहले ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर हथियार डाल दिए हैं क्या, बताइए। नहीं, मैं आपको ये सारा मकसद समझाता हूँ इनका। ये जो हरियाणा में भी इन्होंने कहा था कि हम 75 पार, लेकिन रह तो 40 पे गए थे ना। लेकिन सवाल ये है, जो लोकसभा में मोदी जी ने बोला कि अगर हम आएंगे तो 370 पार और बीजेपी जो एनडीए के साथ आएगी तो 400 पार, ये बात कही थी। वैसे तो ये एनडीए को 38 पार्टियां हैं और इनको सिर्फ 30 सीटें दी है मोदी जी ने। ये क्लैरिटी में आ गया, क्योंकि 400 पार के लिए एनडीए है और लोकसभा में इनकी जो है वो 370 है। तो 30 ही इनके जो 36 पार्टियां हैं वो सिर्फ 30 सीटें जीत पाएंगी। तो इसका मतलब एक एक सीट के दे रहे हैं उनको, शायद ये समझ में आता है। और दूसरी बात, इंडिपेंडेंट एजेंसियां जो है, चाहे ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, उनके ऊपर तो सवाल तो है। और अब तो आप वोट की लूट भी करने लग गए। आपने चंडीगढ़ में देख लिया कि एमसी के इलेक्शन के बीच में जो वोट थी लोगों मुझे की, लगता है कि आरोप लगाने से पहले ऑफिसर के द्वारा मामला है लूट लिया गया। कि चर्चा का विषय भी नहीं है पराग। चलिए वंदना जी, एक बार पहला राउंड हो जाए, फिर मैं आ रहा हूँ, अपनी बात वो रख लें जी। चर्चा तब तक ना हो जब मेरे बीच में मत बोलिए, पूरा कहा जाए।
ठीक। मैं चुप कर जाता हूँ, फिर आप इनसे सुन लीजिए जो सुनना है। केवल जी मुद्दे पर आए। इनको बोलिए, मेरे बीच में मत बोले, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं तो बोलने भी नहीं दूंगा, डिबेट भी नहीं करने दूंगा। केवल जी बोलिए आप सर, मेरा वो वंदना चुप हो पब्लिक गए। मेरे इस तरह से मत करिए आप। जब बोलिए मैं आप। बोल रहा हूँ मेरे को बोलने दीजिए। आप देखिए, जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन पर तो सवाल है। अब तो वोट की लूट भी होने लग गई है। जिस तरह से एमसी के बीच में वोट की लूट हुई है, प्रिजाइडिंग अफसर किस तरह से वोट को अभी खराब कर कोर्ट रहा है, में वो मामला सारी है, इस जनता ने विषय देख पे लिया। क्या इस विषय और पे वो बहस होनी मामला है तो मैं उसी सुप्रीम हिसाब कोर्ट से में है, जवाब दूं। उसका भी रिपोर्ट है। मैडम आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ये कोर्ट कोई में डिबेट मामला का है, दूसरा मतलब नहीं पक्ष है, अभी ऐसे बीच सुना में भी आप मेरे नहीं है। बोलेंगे। आप फैसला नहीं दे सकते आपको ना। किसने हक दिया मेरे बीच केवल में बोलने नीरज को? मैं आप आपको बीच फैसला में नहीं बोला दे कोई? सकते। आप और बात जो करनी है करिए। मैं ठीक है जवाब वंदना दूंगी। जी, एक बार पहला राउंड क्यों कंप्लीट करूं? हो मैं जाए, क्यों फिर करूं? एक एक करके हम अपनी तुम्हारा बात ये चूंकि काम रख रहे हैं, है। सबकी बात सुन लें, मैं फिर मैं आ कांग्रेस रहा हूँ, की आप बात इंटरप्ट करूंगा, कर लीजिएगा, मैं अपनी करूंगा, बात को भी आपके रखिएगा, बीच- थोड़ा सा आप- इंतजार कर लीजिए प्लीज। आपका किसने हक अभी दिया मेरे को बोलने केवल का? ढींगरा जी मेरा आइए सर बोलने प्लीज, का अब मुद्दे पर आइए, समय जाया ना करते हुए प्लीज। केवल ढींगरा जी। हाँ, देखिए, प्रिजाइडिंग अफसर को इन्होंने देखी, उन्होंने फिर सीधे वही शब्दों टॉपिक में हो रहा है, पर आज सुप्रीम अगर इस कोर्ट में पे मामला तो बता गिरवाल दिया दीजिए, बीच मैं में। जवाब देती। आप इनको रोकिए ना, ये क्या कर रही है? केवल ढींगरा जी ऐसे डिबेट होगी क्या? प्लीज, आप मुद्दे सुप्रीम पर कोर्ट आइए। ने अभी तक वंदना फैसला जी, आप दे थोड़ा दिया सा है। इंतजार कर रोकिए लीजिए आप प्लीज। पहले। ठीक है, नहीं, देखिए विषय ऐसे क्या सिर्फ है? समय हाँ, खराब विषय पे होगा। तो बोलेंगे ना। केवल ढींगरा जी, सवाल सवाल 370, 400 पार, कांग्रेस की तैयारी, बाकी पार्टीज की तैयारी, बीजेपी की तैयारी, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। आ जाइए मुद्दे पर और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। फिर आज तो मैं आपको एक और नई बात बताने जा रहा हूं। इसमें बहुत बहुत आपको भी समझने वाली बात है। बनवारी लाल पुरोहित जी जो गवर्नर है, उनको क्यों हटाया गया, उसके पीछे क्या कारण है, और आप अगर उनको जानोगे तो पता लग जाएगा उसमें सीजेआई का क्या रोल है। राष्ट्रपति जी को जो फोन किया सीजेआई ने, उसके बारे में क्या बात है, और ठीक पुरोहित है, जी का रोल क्या है, उनको ठीक क्यों है, हटाया गया, उसके ठीक है, पीछे कारण क्या है? ठीक है ये सर। बहुत बड़ी चर्चा है। चलिए, मैं अब उस किस चर्चा पर तरीके नहीं से- जा रहा ना सर, जो किस चर्चा उसी तरीके पर से कर लेते हैं क्या कुछ कर रही आज। है। चर्चा के लिए बहुत वोट सारे की टॉपिक लूट हो करने जाते हैं, के फिर लिए- एक दिन में सुनिए, एक ही टॉपिक पर चर्चा होगी ना सर। इसलिए मैं कह रहा हूं तो मुद्दे आपको पर बात आएंगे तो बता ज्यादा रहा हूं बेहतर ना। होगा, सकारात्मक चर्चा ये होगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना बड़ा घात हो रहा है देश ठीक के है, अंदर, जिसकी चलिए, बात मैंने कही अभी। आप थोड़ा सा अगर अलग जाना सुनिए चाहते हैं, मेरी मैं बात। आगे बढ़ जाता हूं, फिर दोबारा मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा। रजत पंजेता जी, तैयारी को लेकर क्या इनेलो पार्टी कर रही है, बताइए। देखिए, नेलो पार्टी तो निरंतर जो है वो जनता के बीच में रहती है। जनता की जो बात है, जनता की जो आवाज है, वो सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करती है। लेकिन अभी जो जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपको आवाज? जी आ जी, रही है? आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। जो अभी चर्चा हो रही थी वो अभी सीटों की गिनती को लेकर हो रही थी कि 300, मोदी जी ने कहा है कि वो 370 का कोई आंकड़ा दे रहे हैं। तो देखिए, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि रुपया ऐसे नहीं गिरता है, किसी भी देश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, भूटान का रुपया नहीं गिरता, तो हिंदुस्तान का रुपया कैसे गिर रहा है। वो आज देखिए, आज डॉलर की कीमत कहाँ 86 के 87 के पार चली गई। मोदी जी ने ये भी कहा था कि स्विस बैंकों से हम काला धन लेके आएंगे। काला धन तो क्या लेके आना था, मगर मैं आपको 2021 तक का एक आंकड़ा बता रहा हूँ। 30,500 करोड़ अतिरिक्त और मतलब जो है वो हमारा देश का पैसा जो है वो स्विस बैंकों में चला गया। मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम जो है महंगाई कम करेंगे। मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खातों में देंगे, 450 का भी कहा सिलेंडर देंगे, 3500-3600 धान का रेट देंगे। मगर हुआ क्या? बैंकों का 12,50,553 जो है करोड़ रुपया वो डूब गया। 10,70,000 करोड़ के आसपास के जो है उद्योगपतियों का बट्टे खाते में डाल माफ कर दिया गया। किसानों की आय दुगनी की बात भी मोदी जी ने कही थी, क्योंकि हर चीज मोदी जी कह रहे हैं तो वो जो उन्होंने कहा वो बात करनी जरूरी है। लेकिन आज किसान की एनएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से 27 रुपए प्रतिदिन जो है किसान की आय है। इनसे पूछिए कि हर रोज 31 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। ये एचसीआरबी का डेटा है। 40,000 करोड़ किसानों को नुकसान हो रहा है एमएसपी ना मिलने के कारण। ये आईईआर की रिपोर्ट है, उनकी स्टडी बताती है। C2+50 का जो मांग है वो मोदी जी खुद जब मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे तो उन्होंने शरद पवार जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनको पत्र लिखकर और मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखकर C2+50 की मांग की थी। तो एमएसपी पे कानून और C2+50 क्यों नहीं दे रहे। प्रति व्यक्ति आय के अंदर आज हमारा
भारत जो देश है वो 127वें स्थान पे क्यों है, 205 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है। उसके बाद ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था इनका। तो पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, सोने का रेट, जीएसटी लगा लगा हर चीज के ऊपर, दूध, दही, किसी भी ब्रेड से लेके आप बता दीजिए किस चीज के ऊपर आज जीएसटी का बोझ नहीं है। उसके बाद ये बात कर रहे थे, तो अब आप बताइए कि निजी निवेश अभी तक 31% निजी निवेश क्यों घटा है। बात कर रहे थे मनरेगा की, अभी तो मैं आपको बताता हूँ 2022-23 में मनरेगा का बजट था 89,400 करोड़, डिमांड थी 98,000 करोड़ की, मगर इन्होंने 32.3% घटाकर उसको 60,000 करोड़ क्यों कर दिया। ठीक है, बहुत सी ऐसे किसानों की बहुत, आप भी फर्टिलाइजर की ठीक सब्सिडी है, है वो आप वंदना अभी जी आऊंगा 10,000, मैं, थोड़ा सा रुक जाइए। पिछले में और ज्यादा कम करी थी और 10,000 करोड़ की अभी ठीक है आपने कर दी। रजत जी, आप एक लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हैं और मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इससे मैं आगे बढ़कर इसी से जुड़ा हुआ एक निवान शर्मा जी से सवाल पूछ रहा हूं, फिर वंदना जी आपके पास आऊंगा, सबका जवाब दीजिएगा। निवान शर्मा जी, जो लिस्ट जो रजत जी ने गिनाई या जो मुद्दे वो बता रहे हैं, ये हम तीसरा चुनाव आ गया नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का, हम लगातार इन मुद्दों को सुन रहे हैं। जनता क्यों इन मुद्दों को नकारते हुए उस बात पर फोकस कर रही है या उन वादों पर, उन दावों पर भरोसा कर रही है जो मोदी सरकार की तरफ से कही जा रही है, मूलभूत सुविधाओं की बात? तो क्या कुछ स्ट्रेटजी आप लोगों को चेंज करने की जरूरत है, या आम आदमी पार्टी, चूंकि आप बताते हैं कि आप नए मुद्दों को लाते हैं या फिर आप जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो क्या आप लोगों की भी प्लानिंग है? निवान जी। सर धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आगे अपनी बात कहूं, मुझे एक बहुत ज्यादा आपत्ति है एक स्टेटमेंट पे जो बीजेपी के प्रवक्ता ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जनता चाहती है कि मोदी जी जल्दी से आए ताकि देश विश्व गुरु बने। मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है जब ये बोलती है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। मैं मैडम की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारा देश सदियों से विश्व गुरु है। अगर इनको नॉलेज नहीं है तो इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी हमारे देश में बनी थी। दुनिया को शून्य हमारे देश ने दिया था। दुनिया को चेस की गेम, जिसको दुनिया की सबसे दिमाग वाली गेम कहा जाता है, वो हमारे देश से उत्पन्न हुई थी। और ऐसे बहुत सारे एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब हमारे देश में उत्पन्न हुई है। तो आप ये बोलकर कि आप विश्व गुरु बनाएंगे, आप देश की जनता का और देश के जो हमारा महान इसका इतिहास है उसका अपमान मत करिए, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने ये बोला कि देश, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम जो कहते हैं वो आजकल तो ये हमारी कॉपी करने लगे कि गारंटी है। आज 10 साल बाद जब इनको अपने नारे, लोगों को जब ये देख रहे हैं कि विश्वास उठ रहा है, तो इनको गारंटी शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को यकीन दिलवाना पड़ रहा है कि नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं, हम करेंगे। 10 साल का अगर आप देख ले तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये पार्लियामेंट में बोला है कि 16 लाख लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है। 2.5 लाख लोग केवल और केवल 2022 में हमारा देश छोड़ के बाहर चले गए। हाई नेट वर्थ वाले 7500 लोग जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ थे, वो लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ के देश के बाहर चल गए। जो रोजगार देते थे, जो इंडस्ट्रीज चलाते थे, जो बिजनेस चलाते थे, सिर्फ केवल और केवल इनकी टैक्स टेररिज्म की वजह से। उसके बाद इन्होंने जो एक लक्ष्य लेकर आए थे ये 2014 में कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 2022 के अंदर जो है वो किसानों की आय 22 में हर सर के ऊपर छत होगी। इन्होंने बोला कि हम करप्शन बिल्कुल खत्म कर देंगे। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ल्ड करप्शन रैंकिंग में आज कई पायदान जो है भारत नीचे चला गया है। जो कभी 80 या 90 पे हुआ करता था, आज 180 175 के आसपास जो है वो ड्रॉप हो गई है करप्शन के अंदर रैंकिंग। आप चेक कर लीजिए। IMF ने बोला कि हमारा ये अलार्मिंग स्टेज पे इंडिया का जो है वो लोन बढ़ता जा रहा है। लोन कर्जा लेके लोगों को 80 करोड़ लोगों को आप जो है फ्री राशन दे रहे हैं। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं कि हमने लोगों को सशक्त किया, हमने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, उसके बाद दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री राशन देने की जरूरत पड़ रही है जो खुद अपना राशन नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इनकी क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं देश के सामने सच्चाई रख रहे। और आपका सवाल जो अंतिम में आपके सवाल का जवाब देता हूं, आपने बोला कि क्यों ऐसा होता है कि रिपीट जो ये कुछ भी ना करने के बाद भी ये रिपीट गवर्नमेंट में आते हैं, क्योंकि ये लोगों को भ्रम में रखते हैं, लोगों को रियलिटी नहीं बताते हैं। ये अपने रिसोर्सेज का मिसयूज करके लोगों के सामने ऐसी एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि देश विश्व गुरु बनने वाला है। निवान जी देखिए, आपको माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, एक सवाल मैं बीच में कर रहा हूं, उसके बाद वंदना जी के पास जाऊंगा। एक मिनट सर, निवान शर्मा जी, एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट। चूंकि आपने लोगों पर सवाल उठाए, इसलिए एक बीच में मैं अपना काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं।
दो बातें हैं, एक तो आप लोगों पर ये मैंने कहें सवाल नहीं कि संसाधनों का गलत उपयोग करके जीत रहे हैं, दूसरा आप ये कहें कि जनता को बेवकूफ बनाकर जीत रहे हैं। तो क्या इन दोनों बातों में से है? पहले तो ये क्लियर करें, अगर संसाधनों का गलत उपयोग हो रहा है तो क्या ये बार बार संभव है और इसके खिलाफ क्या कोई आवाज नहीं उठ सकती है? लगातार क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी सरकार संसाधनों का दुरुपयोग करके जीत जाए? और दूसरा ये कि अगर जनता को बेवकूफ आप बता रहे हैं तो क्या आज के दौर में आपको लगता है कि जनता कुछ जानती नहीं है? आज के आधुनिक दौर में जब सारी चीजें डिजिटली हैं तो क्या लोगों को इतना नहीं पता कि कौन किसका ब्रेन वॉश कर रहा है या कौन किसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? निवान जी, हमने, आप जवाब ले लीजिए, हमने जो आपके सामने डेटा रखा वो एक एक करेक्ट डेटा है, अगर इसमें कुछ गलत है तो आप बता दीजिए। हम जनता के बीच में राइट डेटा रख रहे हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है, एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करके जो रियलिटी से दूर है। सवाल ये है सर, अगर गलत डेटा पेश भी हो रहा है तो जनता समझदार है क्या? जमीनी स्तर पर चीजें लोगों को नजर नहीं आती हैं? इसी सवाल को लेकर मैं जा रहा हूं वंदना जी के पास। आप तीनों का चूंकि जवाब देके इंतजार वो कर रहे हैं, आपने भी अपनी अपनी, सबने अपनी अपनी बातें सही समय के लिए रख दी हैं। वंदना जी, मैं चाहूंगा तीनों का संक्षेप में थोड़ा सा आप जवाब दें। वंदना जी, देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी है उसकी बात का मैं जवाब, या इनफैक्ट मैं तीनों पार्टी का पहले एक, इनसे मेरा एक प्रश्न भी है कि जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है आपकी तैयारी क्या है, तो ये सीधा मुंह खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए। अभी तैयारी पे क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि तैयारी है ही नहीं। अब इंडिया गठबंधन का, इंडी गठबंधन जो है इनकी, उनका क्या हाल हुआ? अभी मैं इनसे पूछ लूं, INDIA इन्होंने बना तो दिया, उसके फुल फॉर्म किसको मालूम है? आम आदमी पार्टी के भी बैठे हैं, केवल धिंगड़ा जी भी बैठे हैं, तो शायद अभी वो गूगल कर ले तो बात अलग है, लेकिन नहीं बता पाएंगे। सिचुएशन ये है, और आपस में किस प्रकार से लोग उसमें से टूट टूट के जा रहे हैं। इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये इनको मालूम नहीं है, इनसे इनका कोई लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित नहीं है, वो अलग बात है, ये जवाब नहीं दे पाते। तो ये कहां पर शुरू हो जाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी पे शुरू हो जाते हैं। आप ये देखिए इनके प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं। अभी निवान शर्मा जी की बात का मैं सबसे पहले जवाब दे देती हूँ। कहीं से सुना कर आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि हाई नेटवर्थ वाले सिटीजन जो है वो देश को छोड़कर जा रहे हैं। भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्यों करते हो? एक तरफ तो कहते हैं कि सूट बूट की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, फिर आप कह रहे हो कि जो अमीर लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। तो एक बात तो रख लो। दूसरी बात, आपने ये पार्लियामेंट का डेटा है, ये कहीं से सुन सुना के नहीं, आप मिसकोट मत करिए मुझे, आप मुझे मिसकोट मत करिए। ये पार्लियामेंट का डेटा है कि 7500 हाई नेटवर्थ लोग छोड़ के चले गए हैं। आपके मंत्री का डेटा है, आप अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है सभी ने सुना। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ राशन की आप यहाँ पर बात कर रहे हो, लोगों को जो राशन दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल कर लेकर आए, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि अभी इनका कुछ दिन ख्याल रखना है, दवाई चालू रखनी है, खान पान का ध्यान रखना है। हमने राशन देना बंद नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि वो अभी भी गरीब है, हमने उनको राशन देना बंद नहीं किया। वो सरकार का स्टैंड है, ना कि ये कि वो हम ये कहते हैं कि वो अभी भी गरीब है, हमको गरीबी से निकाल कर लाए और अभी भी उनको राशन दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनको मुश्किलें नहीं आए। और यहाँ पर आप बार बार महंगाई की बात कर रहे थे, आपने यहाँ पर IMF का जिक्र किया। मैं आपके सामने न्यूज भी दिखाना चाहूंगी, अगर आप देख सकते हैं तो, नहीं मैं आपको भेजूंगी, जो कभी भारत को कर्ज पर ज्ञान दिया करते थे। और ये किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, जिसकी डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिना ने कहा है कि भारत की आर्थिक सफलता में, हम कहते हैं 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे, ये डायरेक्टर क्या कह रही है कि 2027 तक ये जो विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ये आप IMF का आंकड़ा दे रहे, न्यूज दे रहे, यहाँ पर मेरे पास न्यूज है और ये आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, नहीं तो निवान आपके पास भेज दूंगी। और महंगाई की आप यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं तो आपको बताना चाहूंगी, उठा के चेक कर लो डेटाज। यूपीए के समय में महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट 13 से 14% रहा। हमारे समय में जो रिजर्व बैंक का टारगेटेड होता है इन्फ्लेशन रेट, वो 4 से 6% रहा। और सबसे बड़ी बात, रोजगार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आपको मालूम है EPFO का जो आंकड़ा है 18 करोड़ लोगों का और रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये CMI के आंकड़े नहीं है जो कांग्रेस के ऑफिस से बनकर आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने जो परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेयर डेटा के हिसाब से हम बताते हैं कि जो बेरोजगारी दर है वो बहुत कम है, लेकिन आप CMI के आंकड़ों को विश्वास करेंगे? मतलब आप ये मान सकते हैं कि पूरी वंदना जी, इसमें दो सवाल और जो उठ रहे हैं बार बार, एक EVM और दूसरा जांच एजेंसी, इस पर मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से अपनी बात रखें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे? एक EVM और दूसरा जांच एजेंसी, ये इन दो मुद्दों को लेकर भी सवाल बार बार
विपक्ष की तरफ से उठ रहा है? ईवीएम को ये नहीं छोड़ते क्योंकि कभी तो इनको सही लगती है, कभी खराब लगती है, तो बैलेट पेपर को कौन सा छोड़ देते हैं? ये कहते हैं कि चुनाव जब आता है तब जांच एजेंसियां सक्रिय क्यों हो जाती हैं? मुझे याद है किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी और वो समय वापस दोबारा लाना चाहते हैं, तो वो तो होगा नहीं। और अभी भी जो प्रश्न इनके दोनों पर रहते हैं, ईवीएम पर भी रहते हैं, बैलेट पेपर भी रहते हैं, ये आप सबको मालूम है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर हिंदी की बात की। मुझे इतना बता दो, 2014 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो जिन पे ईडी की रेड्स होती थी या जो भ्रष्टाचार में फंसती थी? यही एसपी, बीएसपी, लालू जी तो मतलब जेल भी गए हैं, डीएमके, कांग्रेस, सारे आरोप उन पर लगते थे। अब जब उन्होंने गड़बड़ी की है तो अच्छा, नोटों के पहाड़ कहां से निकल रहे हैं? नोट भी कहां से? इनकी मोहब्बत की दुकान का शटर खुलता है, उसमें से नोटों के पहाड़ निकलते हैं। तो भाई, अगर आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी में है और उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, तो आप लेकर आइए प्रूफ, कोर्ट आपके सामने है, उसमें लेकर जाइए। जब आपके ही नेता विधानसभा में खड़े होकर हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहते हैं कि आप तो ईमानदार है, ये तो रिकॉर्ड पर है। आपके नेता कह रहे हैं, आपकी सीएलपी लीडर कह रहे हैं, आपके हुड्डा जी कह रहे हैं खड़े होकर कि आप तो ईमानदार हैं। हमारे नेता को आप ईमानदार बताते हो, फिर कहते हैं कि भाजपा के नेताओं पर क्यों नहीं ईडी जाती? आप लेकर आएंगे अगर आपके सामने कुछ है तो। वो ये जवाब नहीं देंगे, लेकिन शोर मचाएंगे ईडी ईडी। अरे क्यों करा ऐसा काम? नोटों के पहाड़ क्यों निकल रहे हैं? और एक बात बताइए, कोई भी ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में गया, ये भी गए थे ना, 14 पार्टियां मिलकर गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बाकी अभी आम आदमी पार्टी में जो बैठे हुए हैं जेल में, मुझे इतना बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे, क्यों नहीं जमानत मिली? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको आप बाहर निकाल दीजिए। ये सारे जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं, और बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के 1 मिनट की पूछताछ नहीं हो सकती, और 9 घंटे जवाब देकर आते, तो जवाब तो इनको देना है, मुझे थोड़ा देना है। ठीक है, चलिए बताइए ना ऐसा क्या किया है। ठीक है, एक छोटा रिएक्शन इवान जी, फिर मैं ढींगरा साहब और रजत जी आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, इसी बबल की बात मैं कर रहा था, किस तरह से ये बात को घुमाने में यकीन रखते हैं। एक बार भी मैंने जो इनके सामने सवाल रखे कि आपने नौकरियां देने के लिए कहा था, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो युवा है सड़कों पे है, आज हमारे देश के युवा को स्किल लेबर को वो कह रहे हैं 18 करोड़ ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हो गए। सर 10,000 युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है लेबर बना के, तो अगर हमारे देश में इतनी नौकरियां थी तो 10,000 युवाओं को भेजने की क्या जरूरत है? आप क्यों इजराइल को जो है वो इतना बच्चों के भविष्य के लिए तो भेजने में क्या तकलीफ है? इजराइल में बच्चों का भविष्य। अच्छा ये बता दीजिए, जो बाकी स्टेट क्यों बोल रहे हैं कि इजराइल में हमारे बच्चों को भेजा जाए? पंजाब क्यों बोल रहा है? नहीं, पंजाब क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा है? नहीं, इतना बता दीजिए निवान, पंजाब क्यों कह रहा है हमारे बच्चों को इजराइल में भेजो? निवान, इतना जवाब दे दो मुझे। आप इनसे ये पूछिए, मुझे बता दीजिए, जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है वो क्यों बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को? चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूं निवान जी, थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा है आपकी आवाज में, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है? निवान जी, आपकी आवाज में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं लौटूंगा आपके पास, नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है शायद। ढींगरा साहब के पास में जा रहा हूं। ढींगरा साहब, एक ब्लूप्रिंट रख दिया प्रधानमंत्री ने सबके सामने सदन की पटल से, अब कांग्रेस पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या है सर? मुद्दे की बात यह है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मोदी जी ने 370 पार का या 400 पार एनडीए का जो नारा दिया है, उसके ऊपर डिबेट है हमारी। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि जो चंडीगढ़ एमसी में लूट हुई है प्रिजाइडिंग अफसर के द्वारा, उसके ऊपर बात है। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि आप वोट ही लूटने लग गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? बनवारी लाल मैडम, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो आप हो गए हैं। क्या मेरा सवाल लीजिए, किसने किया? हो सकता है आपके किसने किया? क्या डिसाइड हो गया? मैं बोला था क्या डिसाइड हो गया? नहीं, जो कोर्ट में केस है जिसका अभी सामने नहीं आया, उसके लिए आप कैसे बोल सकते हैं? इनको रोको जरा। ठीक है वंदना जी, ठीक है। केवल ढींगरा साहब, आपकी सुई अगर एक ही जगह पर अटकेगी तो चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी सर? कांग्रेस के ब्लूप्रिंट को लेकर, कांग्रेस की तैयारी को लेकर कोई जवाब आप नहीं दे रहे हैं सर। अगर कोई मामला जिसकी जांच चल रही है तो उसको चलने दीजिए, इंतजार थोड़ा जांच का हम कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर तो बात रख लीजिए कम से कम सर। आपने मुझे बुलाया किस लिए जब आपने सुनना? केवल ढींगरा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी बात मत रखिए सर, एग्रेसिव मत होइए, ठंडे। एक मिनट सुनो पहले। केवल ढींगरा साहब एक मिनट, ठंडे दिमाग से मेरी बात समझिए पहले।
मैं ये कह रहा अरे हूं भाई, कि एक सुन ही तो मुद्दे लीजिए पर आप। सुई अटकाएंगे, क्योंकि जिस मामले कौन की से जांच मुद्दे चल पर रही है तो सुई इंतजार हमें अटका करना चाहिए। मेरा सवाल तो है हम नहीं, अगर आपके चर्चा पास में सुई हम अगर चर्चा में हद हो गई यार। हम अगर चर्चा में अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगे तो आप फिर आपने मेरा आपके पक्ष आने का लिया कोई कहाँ है औचित्य अभी? नहीं है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर अजीब आदमी कांग्रेस हो। पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं तो एंकर आज बन के गए, मुद्दे आप पर अपनी ये बात नहीं रखिए। सुन रहे कि मैं पक्ष क्या रखना चाहता हूँ। पहले मेरा पक्ष तो सुनिए। मैं सर मैं आपकी विपक्ष बात का सुन रहा हूं, समझ भी वक्ता रहा हूं। हूं, लेकिन आप भी तो हमारा समझिए सवाल ना ही कम से नहीं कम। लोगे तो सत्ता पक्ष से सुनोगे क्या आप सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं सर। आपकी सुई अरे एक भाई, मुद्दे मेरा पर सवाल अटक गई भी है, तो फिर ले, आप कह रहे हैं कि मैं बोलने का सत्ता- मौका नहीं दे रहे हैं, मैं किस लिए सत्ता बुलाया पक्ष से है। सवाल मैंने जो पूछना सवाल चाहता हूं, पूछा आपको कांग्रेस नहीं पार्टी करना का इसमें। क्या पक्ष है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, उस पर एक जवाब आप नहीं दे अरे पा रहे भाई, हैं। आपने मेरा अगर सवाल नहीं लेना तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? तो जवाब दीजिए ना ढींगरा साहब। जवाब तो किस चीज का दूं जब आपने सवाल ही नहीं लिया तो? आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। सुनाइए। सुनिए पहले। क्या बनवारी लाल पुरोहित ने, गवर्नर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फोन किया था? अगर इसका क्वेश्चन मार्क है, क्या किया था? अगर किया था तो ये बताएं कि गवर्नर साहब को केवल हटाना जी क्यों को पड़ा कोर्ट इस में मामले भेज में मोदी देते हैं, सरकार सारी के द्वारा? पैरवी वही कर ये लेंगे। कारण है। इस कारण का जवाब कमाल चाहिए कर मुझे। दिया। और दूसरा ये पूछना चाहता हूं, एकदम सेंटर की बीजेपी सरकार ने गवर्नर साहब को क्यों हटाया? इस बारे में बताएं कि क्या क्यों हटाना पड़ा गवर्नर साहब को। और सवाल ये है कि क्या बनवारी लाल पुरोहित ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फोन किया था या नहीं किया था? आपने चार इसका चार जवाब चाहिए प्रधान मुझे। हटा दिए, क्यों और हटाए? दूसरी बात, आपने बैलेट हरियाणा पेपर से पर चार अगर चार चुनाव प्रधान हुआ, हटा दिए, क्यों सुनिए हटाए मेरी वो बात। बताओ ना, पहले अपना बताओ, अपनी ये पार्टी बीच में क्या बोली जा रही है? नहीं, अब मेरा एक सवाल लिया क्या इन्होंने? जो अभी अगर विशेष ये सवाल नहीं लेगी तो जवाब नहीं आप आएगा। इस विषय पे और बात मेरे करेंगे। सवाल का जवाब बहुत गहरा है। और अगर चलिए, मेरे ठीक है। सवाल का जवाब नहीं, ये केवल नहीं ढींगरा होगा, साहब का आएगा। यही जवाब है कांग्रेस की तैयारी पर, तो यही सही। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा रजत जी के पास हम चल रहे हैं। वो बहुत सारी लिस्ट देखिए बनाकर बैठे हैं मुद्दों की। कम से कम मुद्दों पर बात करेंगे तो बेहतर होगा। जनता भी देख रही है, समझ रही है। रजत जी ने मुद्दों पर बात की, मुद्दों पर ही हम उनसे फिर से जवाब मांगेंगे। ठीक है, इस करके ये भाजपा सरकार वोट को लूटना चाहती है, देश की वोट ठीक है को। सर। और ये वोट अगर लूट कांग्रेस करके- पार्टी की तैयारी का यही जवाब है तो यही सही। फिर अरे मैं थोड़ा तैयारी सा आगे का बढ़ जवाब जाता हूं, क्या? क्योंकि तैयारी एक ही का मुद्दे जवाब पर बाद सुई में आएगा। अटकाकर पहले चर्चा नहीं मेरा चल सवाल का सकती है। जवाब ठीक है हमारी तैयारी रजत पूरी जी, है। ठीक है। हम करेंगे 400 पार। चलिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी का भी सर आपको कांग्रेस पक्ष रखना करेगी चाहिए कि 400 पार। कांग्रेस पार्टी इन्होंने कितना कहा पार था करेगी, 70 इस पर भी तो और ये बोलिए ना। 40 पे ठीक है, हरियाणा आगे के बढ़ रहा हूं अंदर। थोड़ा सा। रजत जी, मुद्दों मैं पर आपको बात बता होनी रहा हूं, चाहिए। हम करेंगे मुद्दे 400 आप रख रहे हैं, पार अच्छी बात और है। इनकी जाएगी सवाल 100 मुद्दों को से लेकर ही नीचे। मैं करूंगा। कह रहा हूं आपको, सर मुद्दे बहुत मोदी के सारे कहने हैं, से क्या होता है? मुद्दे इतने हैं मोदी जिन के पर कहने से चर्चा कुछ के नहीं लिए होता। शायद समय कम पड़ जाए, मोदी ने ये लेकिन क्यों हटाया? जिन मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं, गवर्नर को जनता क्यों तक उन हटाया? मुद्दों को सवाल पहुंचाने पूछा के है, लिए पहले किस तरह से बताइए। पार्टी तैयारी वोट की आपकी लूट कर रही है। बीजेपी। रजत जी, बीजेपी देखिए, निरंतर ईवीएम के तौर द्वारा- ठीक है ढींगरा साहब, आप बाकी लोगों को भी सुने वो प्लीज। है, ढींगरा साहब प्लीज अब थोड़ा सा शांत हो जाए, आपको पूरा मौका मैं दिया, शांत नहीं अब होता थोड़ा हूं। सा अब शांत हो मैं जाइए सर। मंत्री जी को बोलने नहीं दूंगा, रजत किसी जी। को बोलने नहीं दूंगा। ये चलो, direct मुझे थोड़ी तो है। डाउन करिए प्लीज, ढींगरा साहब को डाउन करिए सर। चर्चा को डिटेल मत करिए, ढींगरा जी, चर्चा को आपने डिटेल इसका मत करिए मतलब सर। जो हम नहीं है, चर्चा आप कर रहे हैं इसको उस पर कम से कम बात रखिए। ढींगरा साहब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज। रजत जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। प्रिजाइडिंग अफसर जो है देखिए, उसने देखिए, वोट ऐसी के बात ऊपर है। निशान क्यों लगाए? अभी ये बताएं आप। ढींगरा इन्होंने जी, ईवीएम अगर ढींगरा साहब, आप आज तय करके आए हैं कि आपको टॉपिक पर बात नहीं कर रही हैं, आपको कांग्रेस पार्टी की तैयारी पर बात नहीं करनी है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का क्या आउटपुट होगा, कांग्रेस पार्टी जो तैयारी कर रही है उसका क्या आउटपुट होगा, हरियाणा के लिए क्या तैयारी कर रही है, केंद्र में आप केंद्रीय पार्टी हैं, क्या आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं? आपके पास कोई जवाब इनका नहीं है। आप सिर्फ चर्चा को डिटेल कर रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं। अब थोड़ा सा शांत हो जाए और बाकी लोगों को तो कम से कम उनकी पार्टी का पक्ष रखने दें। रजत जी आगे बढ़िए आप। मोदी जी ने तो सारी एजेंसियों पे कब्जा कर रखा है। एक मिनट, अगर ढींगरा जी। मोदी जी इस एजेंसियों को छोड़ेंगे तो घुटनों पे आएंगे मोदी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ढींगरा साहब आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, प्लीज अब शांत हो जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास बाद में। रजत जी अपनी बात रखिए। जी, ऐसा है कि अभी वंदना जी ने शौचालयों की बात करी, तो इनको पता होना चाहिए कि जो स्कूल्स में गर्ल्स के लिए जो शौचालय नहीं था, तो आपको 5 लाख कोर्ट से फटकार भी लगी, 5 लाख का फाइन भी लगा। आपने कहा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, वैसे तो हम इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन 2014 से पहले किसी को नहीं पता था कि आप मोदी जी को, प्रधान मोदी जी के नाम पे जो है वो इलेक्शन लड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा, भी आपने 2-3 बातें करी, तो मैं आपको ये बता दूं, आपने ईपीएफओ की बात करी, तो ईपीएफओ का जो ईपीएफओ में जो क्या ईपीएफओ प्रॉब्लम का है भाई? डेटा है वो 16.7% प्रवक्ता है ये बीजेपी के।
जानबूझ के इस 16 तरह की बात करना चाहते हैं। ईपीएफओ है जो वो जॉब क्रिएशन जो है 16.7% घटी है। जी। आप कह रहे हो वैसे ही अगर जनता इतनी वो है खुशहाल है तो आप ये बताइए कि 468 लोगों ने प्रतिदिन अपनी जान क्यों दी। ये एनसीआरबी का डेटा है 2022 का। आप ये बताइए कि हर रोज 50 स्टूडेंट सुसाइड कमिट क्यों कर रहे हैं अगर अगर लोग इतने खुश हैं, इतनी एम्प्लॉयमेंट है। आप बताइए जब से 2014 में हरियाणा में 315% अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी। आप बताइए कि आपकी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत अभी आप कह रहे थे कि 2 करोड़ घर बना के देंगे, वो आपने ग्रामीण के हैं। पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, वो सिर्फ ग्रामीण में आपने कहा है, लेकिन जो पहले आपने 2 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले जो आपने अनाउंसमेंट की थी वो 4,734 घर बनाने की थी, जो आज तक उसमें से मात्र 882 घर आप बना पाए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अभी तक आपका 55 से ज्यादा प्रतिशत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपने बात करते हैं बड़ी बड़ी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो अभी जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो मैंने अभी आपको एक आंकड़ा दिया था कि बैंकों का, ये आपका पार्लियामेंट में आपने जो आपके मिनिस्टर हैं डॉक्टर भगवत कराड, उन्होंने एक वो दिया था आंकड़ा 12,50,553 करोड़ जो है बैंकों का डूब गया। तो वो जो विलफुल डिफॉल्टर्स थे उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बननी थी। 7/6/2019 को आपने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें आपने उन सबको दोबारा कोई लोन लेने में इनएलिजिबल कर दिया था कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, इनको लोन नहीं मिलेगा। 8 जून 2023 को, डेट नोट कीजिए, 8 जून 2023 को आपने उसको सर्कुलर को मॉडिफाई किया, उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी उन डिफॉल्टर्स की उनको खत्म की, और क्लॉज बी के तहत आपने बोर्ड में रखवाकर उनको बैकडोर एंट्री का रास्ता आपने उनके लिए खोला, और मेहुल चौकसी का जो आपने वो जो लुकआउट सर्कुलर था वो आपने खत्म करने का काम किया। जो मैं बता रहा हूं, रेड कॉर्नर नोटिस आपने खत्म किया मेहुल चौकसी का, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वाली डेट भी ऑन रिकॉर्ड है। आप करते क्या है, अमीरों की मदद करते हैं। आपने इस बजट के अंदर 3% आपने अमीरों का टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स काट की छूट दी आपने, लेकिन जो ईमानदारी से टैक्स पे करता है उसकी टैक्स की छूट नहीं दी, रिबेट नहीं दी। मोदी जी ने कहा था अगर स्विस बैंक से पैसा आएगा, जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उसका कुछ इनाम के रूप में, जो ये आम जनता है जो मिडिल क्लास है बेचारी टैक्स भरती है, उसको भी इनाम के रूप में कुछ दिया जाएगा। आपने ये भी मोदी जी ने कहा था। जो मोदी जी ने कहा मैं तो उसकी बात कर रहा हूं आपकी। आप ये बताइए, ये बिल्कुल ठीक बात है, जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े जिनके पास जिनके बिजनेस हाउसेज है, वो सिटीजनशिप छोड़ के हिंदुस्तान की बाहर की सिटीजनशिप क्यों ले रहे हैं, क्यों विदेशों में पलायन कर रहे हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। आज आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करते हो, तो आपको 2 करोड़ रोजगार थे वो हिंदुस्तान में देने थे। आज इन्वेस्टमेंट की बात है तो आप बताइए कौन से स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट जा रही है, वहां ही भेज दीजिए, उन स्टेट्स में भेज दीजिए युवाओं को। इजराइल क्यों भेजते हो? भेज दीजिए गुजरात उन बच्चों को बेचारों को जहां सारी इन्वेस्टमेंट जा रही है। क्यों आपने हरियाणा का भट्ठा बिता दिया 4 लाख करोड़ के कर्ज के अंदर? आपके वहां को जवाब देने हैं इन बातों के, जनता इनका जवाब पूछेगी। हम तो खजाना भरा छोड़ के गए थे, हम तो 4 लाख पक्के कर्मचारी छोड़ के गए थे, हम तो ओपीएस छोड़ के गए थे। आप बताइए आपने क्या किया हरियाणा के साथ, और फिर आप कहते हैं आपकी तैयारी नहीं, जनता की तैयारी है। इस वक्त आपकी तैयारी जितनी मर्जी हो, जनता की आपसे ऊपर तैयारी है। चुनाव कल करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जनता आपको कहां रखती है। चलिए निवान जी, एक अपनी बात रखिए बहुत जल्दी से, उसके बाद वनराज जी फिर आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए सर, जिस तरह से अभी केवल डिंगरा जी बोल रहे थे उस बात में दम है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बूथ एक छोटे से चंडीगढ़ के चुनाव में जो है वो इस तरह से गड़बड़ कर सकते हैं, तो जनता को ये डाउट है कि ये पूरे ऑल ओवर देश में भी जहां पर इनकी सत्ता पे गड़बड़ कर सकते हैं, लोगों को डाउट है। दूसरी बात जहां तक, ठीक है वनराज जी, आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, डिंगरा साहब आप थोड़ा सा रुकिए, निवान जी को सुन लीजिए सर प्लीज। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात करी कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो ये खुद को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि दिल्ली में जो सरकार है वहां का मुख्यमंत्री सुप्रीम पावर है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलट के अपनी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैडम ने अनएम्प्लॉयमेंट पे डेटा मांगा था कि हमने बहुत इलेक्शन कमीशन के द्वारा जानकारी के लिए बता दूं कि 71,000 पोस्ट जो है वो हरियाणा में खाली सिर्फ शिक्षा विभाग में खाली है, 21,628 पुलिस विभाग में खाली है, परिवहन विभाग में 9,739 खाली है। ऐसे करके हरियाणा में ही 2 लाख पद खाली है। ये अपने स्टेट के पद नहीं भरना चाहते हैं, भरने में बिल्कुल असफल है, और ये प्रदेश के स्किल्ड युवाओं को इजराइल बोल के ये अपनी महिमा मंडन कर
हमारा सिर्फ ये कहना है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी बीजेपी के बच्चे अपने बच्चों को भेज के उन्हें हरियाणा के जो युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजकर उनका भविष्य अंधकार में ना धकेले। हरियाणा की 10 लाख जो खाली उनको भर लीजिए। आप एक भी एग्जाम ठीक से नहीं कर पाते हैं। आप एक टीचर, एक स्कूल के अंदर एक टीचर के पास चार क्लासरूम्स है। ठीक है निवान जी, ठीक है सर, नेटवर्क का भी थोड़ा इशू हो रहा है, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। ढींगरा साहब बहुत जल्दी से एक अपना कमेंट रखिए, फिर मैं वंदना जी के पास जा रहा हूं, बहुत जल्दी से। 10 सेकंड मेरे को इंडिया गठबंधन करेगा 400 पार, मोदी आएगा घुटनों पे। और मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन हटते ही, वीवीपैट हटते ही मोदी घुटनों पे आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, बैलेट पेपर पे चुनाव कराएंगे तो मोदी जी का धाराशाही हो जाएंगे बिल्कुल। इसीलिए डरते हैं, मोदी जी को डर लगता है कि मैं अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव और ईडी पे दबाव ना डाल के रखा तो मैं हार जाऊंगा, इसी करके दबाव बना रखा है। आज की डेट में वोटिंग जो होनी चाहिए बैलेट पेपर पे होनी चाहिए। ये भारत की मांग है। भारत की मांग को मोदी जी अपने जेब में डाल के बैठे। भारत के लोगों की मांग है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। इंडिया गठबंधन ने चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ना तो बुला रहा है ना जवाब दे रहा है। ये झूठ की पाठशाला खोल रखी है बीजेपी ने। शरारत के तरीके से सारे एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसियों को पंगु बना लिया इन्होंने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही मोदी जी बैलेट पेपर पे चुनाव कराएंगे, मोदी जी चलिए आपका पक्ष ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, इस पर मैं जवाब दूंगा। रजत जी बहुत शॉर्ट में कमेंट रखिए, फिर एक साथ जवाब वंदना जी के देंगे सबका। वंदना जी आऊंगा, रजत जी रखिए। देखिए मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जिसकी वोट जितनी है वो उतनी ही रहेगी, चाहे बैलेट से कराओ चाहे वैसे कराओ। तो इतना ज्यादा जोर ईवीएम पे क्यों डालना, जब इतने विकसित देश हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, जब वो बैलेट से चुनाव नहीं कराते तो बार बार वोट देना की। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, बीच में ना टोके। जो बड़े विकसित देश हैं हाँ करा रहे हैं, बैलेट से करा रहे हैं ईवीएम पे चुनाव, बैलेट पेपर पे यूरोप में है, अमेरिका में, जापान है। जापान ने जो टेक्नोलॉजी का मास्टर है पूरी दुनिया का, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के एडवांस लोग हैं, जब वो बैलेट से कराते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बैलेट से चुनाव कराएंगे, 100 बूथ पे कैप्चरिंग हो जाएगी, 200 पे हो जाएगी, हम रीपोलिंग करा लेंगे। लेकिन इससे पूरे देश का इलेक्शन हैक किया जा सकता है। आप एक बात बताइए, अगर ईवीएम से अगर आप चुनाव पे इंसिस्ट क्यों कर रहे हो, आप बार बार, अच्छा बात ये होती है ईवीएम पे दोष करेंगे, ईवीएम ये, आप ईवीएम को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? आपके जितने वोट हैं उतने ही रहेंगे। आप बैलेट से कराओ चाहे ईवीएम से कराओ, आपको तो बल्कि ये कहती है, हम तो ठीक है। चलिए मैं इसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, इसी पर आगे बढ़ता हूं। वंदना जी जवाब दीजिए, फिर मैं अपना सवाल करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, ईवीएम लाने वाले कौन थे? ये बता दे जरा। ईवीएम कोई पहली बार आए हैं? और सबसे बड़ी बात, बैलेट पेपर किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती थी और चंडीगढ़ में देखा पूरे देश में आपने क्या किया? बात की चर्चा कर रहे हैं चंडीगढ़ की, किस प्रकार से कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बैलेट पेपर लेकर भागे थे, वो हम सबको मालूम है। ये बयान भी आया, तभी मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि इसके लिए जल्दबाजी ना दिखाएं। बहुत जल्दी सामने डिसीजन आ जाएगा तो पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर ये बार बार कह रहे थे कि मोदी को घुटनों पर ले आएंगे। भाई सपने में नींद नहीं आती आपको? सपने में नरेंद्र मोदी नींद खुल जाती है और बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो मोदी घुटनों पे आएगा। नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए वो दीवार है जहाँ पे तुम गोल करने जाते हो, सब गोल हो जाता है। और नरेंद्र मोदी पर जब भी प्रश्न उठाते हो, प्रश्न तुम्हारे पर आ जाते हैं। आचार्य प्रमोद सिंह तुम्हारे क्या है, वो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के विरोध में तुम देश विरोध चले जाते हो, नरेंद्र मोदी के विरोध में तुम राम के विरोध में चले जाते हो, जिसको घुटने में लगाते हो उसके लिए जमीन पर ले गए हो। तुम्हें ये नहीं पता देश की जनता के सामने तुम्हारी क्या इमेज बन चुकी है। तुम इस समय जमीन पर निकले हुए हो, तुम्हारे जमीन पैरों के नीचे ये स्थिति हो रही है। ये तुम्हारा जो एक एक करके बोल लीजिए प्लीज। ढींगरा साहब थोड़ा सा सुन भी ले सर, लगातार आप लोगों ने बोला, फिर अब जवाब भी तो लेना है। देश का विरोध कर रहे हो, वो एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी बातें रजत चिंता जी ने कही, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। इन्होंने मेहुल चौकसी की बात करी, माल्या की बात करी, किसके समय में गए, किसने लोन दिया था। और सुन लीजिए जरा,
क्यों हटाया? आप यहाँ पर अभी एक बात कह रहे थे कि जीएसटी भरने पर इनाम की बात कर रहे थे। मुझे लगता है आपको जानकारी होना ही चाहिए। मेरा बिल गवर्नर को मेरा एकदम अधिकार से हटाया योजना जाता शुरू है, हो चुकी है। चंडीगढ़ की और जीएसटी का बिल दिखाएंगे तो उसमें उसके बदले में आपको इनाम दिया जाएगा। चलिए ऐसे नहीं सर, एक एक करके प्लीज, समय खराब हो रहा है, खुद समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। जनता देख रही है, सुन रही, तो सबको सुनने के लिए बैठी है ना। थोड़ा सा ढींगरा साहब रुकिए, आपकी बारी पर आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, केवल ढींगरा जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, थोड़ा धैर्य रखिए सर, इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? ये मेरे से पूछ रहे हैं, ये ढींगरा मेरे से साहब। पूछ रहे हैं कि एंटी को मैं दे रहा, बदतमीजी ना करें। चलिए अब थोड़ा सा शांत रहिए। वंदना जी से सवाल लिया है, उनसे जवाब तो ले लीजिए कम से कम। 70 सीटें आप भाजपा के बता रहे थे। सर मैंने इनसे सवाल पूछा था कि 16 लाख लोग जो है वो देश छोड़ के चले गए, आप इनसे जवाब अभी उतना उत्तर दे दो। कौन सी 16 सीट लाख से लड़ेगा ये तो बता दो। से बाहर क्यों चले गए? चलिए अब थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए प्लीज। चलिए हो गया सर, बहुत हो गया, आप चिल्लम चिल्ली नहीं, प्लीज खत्म करिए सर। अब थोड़ा सा रुक जाइए। केवल ढींगरा जी, आपके लगातार बोलने से क्या होगा सर? लोकतंत्र को केवल ढींगरा जी, आपके लगातार बोलने से क्या होगा? शांति से दो बातें अपनी रखेंगे तब जनता सुनेगी। घुटनों पे आएंगे मोदी जी। अगर अरे घुटनों के बल कैसे लाएंगे, कोई स्ट्रेटजी तो बताइए सर। कहने से ले आएंगे क्या? प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। आप किसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बार बार बीच में बोल रहे हैं, मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, कैसे होगा ऐसे? प्लीज थोड़ा सा रुकिए। केवल ढींगरा जी थोड़ा सा रुकिए। वंदना जी मैं सवाल पे आता हूँ अब। वंदना जी, केवल ढींगरा जी सर शांत रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज। आवाज नहीं सुनते, अपने मन की आवाज करते हैं। इन्होंने अपने मन की आवाज का ठेका ले लिया पूरे देश के तुम्हारी पार्टी तो कांग्रेस अपने मन की आवाज करते हैं, दूसरों की आवाज नहीं सुनते हैं लोग। ऐसी पार्टी बन चुकी है, तुम्हारे लोग ऐसे ही रजत जी आऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए मैं एक महत्वपूर्ण सवाल अब ले लेता हूं। अब थोड़ा सा आप लोग शांत रहें, थोड़ा सा रुक जाएं प्लीज। प्लीज सभी लोग शांत हो जाएं, थोड़ा सा रुकिए। ढींगरा साहब रुकिए, रजत जी आऊंगा, थोड़ा इंतजार करिए प्लीज। रजत जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा रुकिए। वंदना जी अब सवाल ले लीजिए। वंदना जी ठीक है ढींगरा साहब थोड़ा सा रुक जाइए। अब ढींगरा साहब शांति रखिए सर, धैर्य रखिए। केवल ढींगरा जी धैर्य रखिए थोड़ा। केवल ढींगरा जी धैर्य रखिए थोड़ा प्लीज। ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है सर, और जनता सब देख रही है किसके पास रखने के लिए अपना पक्ष है, आंकड़े हैं, सवाल हैं, मुद्दे हैं। आप सिर्फ समय खराब करेंगे तो अपना समय खराब कर रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए और एक एक करके अपनी बात को प्रस्तुत करिए प्लीज। चलिए मैं अब एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर जा रहा हूं। ठीक है सर, ढींगरा साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। मेरे को नहीं बोलने दिया, मेरी बात नहीं रख रही थी आपने। पूरे डिबेट भर तो आप ही बोल रहे हैं सर, पूरी डिबेट भर आप ही बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मेरे को बोलना ही नहीं दिया। थोड़ा सा सुन भी लीजिए दूसरे लोगों को। 370, 400 पार, 500 पार, ये तो मजाक बना दिया इन्होंने केस का। केवल ढींगरा जी आप जो लगातार बोल रहे हैं ना सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और जनता भी नहीं समझ पा रही कि आप क्या बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में क्या रख रहे हैं आप। ऐसे थोड़ी होता चुनाव। केवल ढींगरा जी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, दिमाग को शांत रखिए, ठंडा रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। केवल ढींगरा जी आप थोड़ा सा रुकिए। वंदना जी एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आ रहा हूं मैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया कुछ ऐसे लोगों का जो कि सीट छोड़कर जा रहे हैं, तो आप ये तो कह रहे हैं कि उत्तर भारत से लोग सीट छोड़कर जा रहे हैं, उनको हार का डर है, लेकिन दक्षिण में खुद को मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए ये जो पूरा परसेप्शन है पार्टियों की तरफ से बनाया, केवल ढींगरा जी आप फिर बोल रहे हैं सर। हेमंत सोरेन को जेल में इसलिए भेजा क्योंकि ये केवल ढींगरा जी थोड़ा सा रुकिए सर, ये चर्चा का स्तर नहीं है प्लीज। ढींगरा साहब आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सर, आप इतने गंभीर आदमी होकर भी इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है सर आपके व्यक्तित्व को। प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। अब ये उत्तर भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, साउथ में इन्होंने क्या करना है? तो सर लोकतंत्र की हत्या होने से आप चिल्ली करके तो नहीं बचा पाएंगे, तथ्यों के आधार पर अपने पक्ष को रखेंगे तभी बचा सकते हैं। प्लीज डाउन करिए ढींगरा साहब का आवाज, ऑडियो डाउन करिए, ये तरीका गलत है सर। आप मजबूर कर रहे हैं मुझे ऑडियो डाउन करने पर, बार बार लगातार आप बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं लगातार समझा रहा हूं आपको। केवल ढींगरा साहब प्लीज। वंदना जी जवाब दीजिए।
आपकी आवाज नहीं जा रही है ढींगरा साहब, आप शांत रहिए। आप वंदना जी देखिए, मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए। उत्तर और दक्षिण की बात है, ये कहीं ना कहीं डिवाइड करने की बात है, भारत को डिवाइड करने की बात है। जब तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, तब हमने राहुल गांधी से पूछा था कि कहाँ से टूटा है भारत, ये बता दो। नहीं बता पाए, कन्याकुमारी से चले कश्मीर पहुंचे और बोले सब कुछ बढ़िया है। हम तो शुरुआत से ही कहते हैं, तो ये तोड़ने की कोशिश है, डिवाइड करने की कोशिश है। हम उत्तर और दक्षिण में नहीं मानते, हम मानते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत एक है। जहां तक नंबर ऑफ सीट्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पूरे देश की जो जनता है वो आज जानती है कि इस देश का कोई विकास कर सकता है, कोई आगे बढ़ा सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो आगे बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से विदेश में भी आप ये देखेंगे, चाहे यूक्रेन का वॉर हो या पाकिस्तान को जवाब देने की बात हो या विश्व में विश्व गुरु का अभी बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तो मुझे लगता है विश्व गुरु का मतलब यहाँ पर लीड करना है। आप हिस्ट्री ना सिखाइए मुझे, वो जो बीच का टाइम पीरियड है वो आप भूल गए। वो आप ये तो बता रहे हैं कि हम एंशिएंट टाइम में क्या था वो हमें बड़े अच्छे से याद है, लेकिन बीच का टाइम आप भूल गए। जो लीड करने की बात है, हम लीड करेंगे पूरे विश्व को, इसलिए विश्व गुरु बनेंगे। और वो पूरी जनता अच्छे से इसको जानती है कि वो लीड करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं। और हम उत्तर दक्षिण ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जो लोग हैं वो एक ही पार्टी के लिए वोट करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि जो लीडर है यहाँ पे जो समय लीड कर रहा है वो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट रजत जी, फिर निवान जी आपके पास आऊंगा मैं। देखिए, अगर हम विश्व गुरु हैं तो अमेरिका क्या है, चाइना क्या है, रशिया क्या है, इंग्लैंड फ्रांस क्या है? ये मतलब हमें तो, मुझे तो समझ नहीं आता। जब हम विश्व गुरु, हम बताता हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 रैंक पे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 में से 111वें स्थान पे, क्योंकि अब इंटरनेशनल हो गया मैडम, विश्व की बात हो रही है, तो प्रेस फ्रीडम की बात कर लें, 161 रैंक है 180 में से। पर कैपिटा में 143 रैंक है हमारा। डॉलर हमारा कहाँ है मैडम? डॉलर हम विश्व गुरु में, हमारी करेंसी की ट्रांजैक्शन हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू पता है आपको? रुपए में ट्रांजैक्शन हो रही है आज के दिन में। ठीक है, आप डेटा रखिए, कोई बात नहीं। नहीं, मैम आपने विश्व गुरु की बात की। देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ, मैडम ने को कहा कि भाई जो ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, मैम वो इनकम टैक्स की बात कर रहा था, जीएसटी की नहीं। जो आम जनता है, उस आम जनता के साथ आपने क्या किया? जो 2018-19 में जो आम जनता ने टैक्स दिया था वो 4,73,189 करोड़ दिया था। वो 2022 में आते आते आपने उसी आम जनता से 8,33,307 करोड़ ले लिए। मैं 2022 से इसका आंकड़ा दे रहा हूँ। वही जो कॉर्पोरेट है, उद्योगपति है, उन्होंने 2018-19 में 6 लाख करोड़ का टैक्स दिया था, आपने मात्र उनसे और 2 लाख करोड़ लिया। तो जो आम जनता से तो आपने डबल कर दिया टैक्स लेना। ठीक है। और बेचारे जो इतने इतना मेहनत से इतने नोटों के पंडाल भर रही है जिन्होंने, वो ठीक है सर, चलिए मैं आपके मुद्दे को मैंने रख लिया। चूंकि समय कम है, इसलिए निवान जी से एक फाइनल कमेंट में ले रहा हूँ। निवान जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। बहुत स्ट्रेंज है कि किस तरह से जीरो काम कर इतना कॉन्फिडेंस रखना, ये भी एक कला है। जीरो काम और इतना कॉन्फिडेंस कि हम 400 पार करेंगे, देखिए ये भी एक कला है। लोगों में ये गुस्सा कि किस तरह से ये एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। ईडी जो है वो अपने विपक्ष के खिलाफ छोड़ी हुई है, एजेंसीज छोड़ी हुई हैं, अपने विपक्ष जो इनकी आवाज है इनके खिलाफ, उनको जेल में डाल रहे हैं। और जो लोग इनसे समझौता कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी रैली में बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, हम पकड़ेंगे, और अगले दिन वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसको ये उप मुख्यमंत्री या पद दे देते हैं, बड़ा मंत्री पद दे देते हैं। कहीं पर ये घोटाला रेस करते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और उसको फिर मुख्य। चलिए, कुल मिलाकर आप जो मुद्दे बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और किसान और जो तमाम मुद्दे आप लोगों की ओर से गिनाए गए, उन सब में अब ईवीएम का चूंकि एक पुराना मुद्दा है और जांच एजेंसी भी अब ईटी सीबीआई शामिल हो गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश का मिजाज मैं समझ गया हूं, विपक्ष का मिजाज क्या है ये भी जमीन पर देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी का शुक्रिया आज की चर्चा में इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।